गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम शीत युद्ध के परिणाम या प्रभाव पढ़ेंगे। कल जो है हमने शीत युद्ध के कारण पढ़ा था, शीत युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ था ये भी पढ़ लिया है। आज जो है हम शीत युद्ध का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है शीत युद्ध के प्रभाव के अंतर्गत द्विध्रुवीय विश्व राजनीति। शीत युद्ध ने विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया था। विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और उलझ गई। कश्मीर समस्या, कोरिया संकट, अरब इजराइल युद्ध शीत युद्ध का मुद्दा बनकर रह गया। इस युद्ध के कारण विश्व राजनीति ने मध्यम मार्ग की गुंजाइश को खत्म कर दिया। ठीक है ना। क्या हुआ था कि रूस और अमेरिका साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के रूप में जो है क्या हो गया था कि अब पूरा विश्व जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। और अब जो है विश्व में होने वाली जो भी समस्याएं थी वो इन्हीं दो देशों या दो गुटों को देखते हुए जो है इसकी समस्याओं को समझा जाने लग गया था। और इन दोनों के बढ़ते प्रतिद्वंदिता के कारण अब बीच का रास्ता भी निकालना मुश्किल हो गया था। दूसरा है आणविक युद्ध को बढ़ावा। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ तथा आणविक युद्ध की संभावनाओं को बढ़ाया। सन 1962 में क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावनाएं और बढ़ गई। हथियारों की होड़, उनके आधुनिकीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के जखीरे ने अंतर राजनीति की पारंपरिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। ठीक है। शीत युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि आणविक युद्ध को बढ़ावा, परमाणु शस्त्रों या आणविक शस्त्रों के प्रयोग को जो है इन्होंने बल दिया। नए नए हथियारों की खोज की जाने लगी ताकि जरूरत पड़ने पर जो है इसका उपयोग किया जा सके। और दोनों गुटों की ओर से जो है अपने अपने शस्त्रों में जो है भारी वृद्धि की जाने लगी। तीसरा है सैनिक संगठनों एवं गठबंधनों का बाहुल्य। अब जो है ये क्या करने लगे थे कि अपने अपने लिए सैनिक संगठन बनाने लग गए थे ताकि युद्ध के समय जो है ये एक दूसरे को सहयोग दे सकें। विश्व युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों और गठबंधनों का जाल बिछा दिया। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट के निर्माण ने विश्व में तनाव टकराव की स्थिति पैदा कर दी। अमेरिका ने जो है सीटो, नाटो, सेंटो की संधियां की, तो रूस ने वार्सा पैक्ट को अपनाया, जिसका केवल एक उद्देश्य था कि जब कभी युद्ध की स्थिति निर्मित होती है तो ये इन संधियों के द्वारा जो है क्या कर सके, अपना बचाव कर सके। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कई बार जब दो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं तो जो उनके करीबी दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, वो उन युद्धों में उनकी या उस लड़ाई में उनकी सहायता करते हैं, जाकर बीच बचाव करते हैं। यहाँ पर भी वैसी बात थी कि ये संधि इसी प्रकार से की गई थी कि जब कभी भविष्य में युद्ध होता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान युद्ध की स्थिति तो निर्मित थी, कभी भी युद्ध हो सकता था, ऐसा माना जाता था। तो इस दौरान यदि युद्ध होता है तो ये लोग क्या करेंगे, उस युद्ध में इनकी सहायता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है जबकि सिर्फ ये राष्ट्र संघ था। 1919 में इसका निर्माण किया गया था। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। शीत युद्ध ने जन्मी आपसी टकराव के अंतः स्तर पर सामंजस्य की संभावनाओं को कम किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध अखाड़े में बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जो है मुख्य रूप से विश्व में जो भी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है उनको सुलझाने के लिए किया गया था, ताकि हम आने वाले समय में युद्धों को रोक सके। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ को जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रखा गया था वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं थी। उससे ये साफ पता चलता है कि वो उनकी कमजोरियों का प्रभाव था कि ये दोनों देश जो है लगातार प्रतिद्वंदी बनते जा रहे थे और उसका प्रभाव पूरे विश्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया था। और पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है इन दोनों देशों के प्रतिद्वंदिता या अपने आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण जो संकट पैदा हो रहा था उससे भयभीत थे। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने अपने तथा अपने गुटों के हितों की रक्षा के लिए खुलकर निषेधाधिकार का प्रयोग किया। कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ मूक दर्शक था, बहरों का संवाद बनकर रह गया था, डायलॉग्स ऑफ द डेफ। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि सिर्फ वो बहरों की तरह सुन रहा था, बहरों का संवाद बनकर रह गया था और चुपचाप देख रहा था, क्योंकि ये दोनों देश जो है अपनी शक्ति के बल पर जो है अपने निषेधाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर प्राप्त है, जिसे विशेषाधिकार या निषेधाधिकार कहते हैं, उनका ये खुलकर प्रयोग कर रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है चाहकर भी जो है इनको कुछ नहीं कह पा रहा था।
गुट निरपेक्षता का जन्म। शीत युद्ध से आपसी टकराव एवं कलह ने विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन नामक तृतीय शक्ति को जन्म दिया, जिसके प्रमुख निर्माता भारत भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और सुकर्णो जो थे, इन लोगों ने मिलकर जो है इन दोनों के बीच का एक तीसरा रास्ता गुट निरपेक्षता, तटस्थता या असंलग्नता की नीति कहते हैं, उसको अपनाया, जिसमें दोनों देशों के प्रभाव से मुक्त होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। मानवीय कल्याण की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही केंद्रीय बना रहा। संपूर्ण विश्व में मानव कल्याण की घोर उपेक्षा होती रही। परिणामतः विश्व में भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न उपेक्षित रहा। ठीक है, शीत युद्ध के कारण विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा ही जो है मुद्दा केंद्रीय विषय बना रहा, अर्थात देश की सुरक्षा हम किस प्रकार करें। उस दौरान देश में जितने भी लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, इनके बारे में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये लोग बेरोजगारी में, भुखमरी में जीते रहे। नव उपनिवेशवाद का जन्म। उपनिवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जो है अधिकार करके उसके आर्थिक, राजनैतिक सभी प्रकार के शासन का क्रियान्वयन जो है अपने हाथों में ले ले, ये उपनिवेशवाद की स्थिति होती है। परंतु नव उपनिवेशवाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सभी उपनिवेशिक देशों को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों देश, रूस या सोवियत संघ और अमेरिका ने जो है नव उपनिवेशवाद की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत जो नौ उपनिवेश देश जो है जो उपनिवेश देश आजाद हो रहे थे, उनको आर्थिक सहायता और मदद देकर जो है अपने गुट में शामिल कर रहा था। एक सिंपल सी बात है, जब आप किसी दोस्त की मदद करते हैं उसके संकट के समय, और जब आप उनसे किसी चीज की मांग करते हैं या किसी चीज को बोलते हैं, तब क्या होता है कि उसका मन नहीं भी है देने का, तब भी वो आपकी दबाव में आकर उन चीजों को करता है। यह होती है नव उपनिवेशवाद की स्थिति। अब अमेरिका और सोवियत संघ की मददों का भार उनके ऊपर इतना बढ़ चुका था, और वो एक तो उनके गुट में शामिल भी थे, तो अब ये नहीं चाहते हुए भी इनकी बातों को मानने के लिए विवश थे। यह स्थिति थी नव उपनिवेशवाद की। इसके अलावा बहुत सारे जो थे। इसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो है उपनिवेशवाद के शीत युद्ध के सकारात्मक परिणाम, की कुछ अच्छे भी परिणाम सामने आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।